Hi, welcome back to my channel Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So this is my fifth video tutorial on the chapter 5 error analysis. And before start, I will request you to please like, share and subscribe my channel because I will give you fantastic video tutorials on various chapters covering the class 11 syllabus. So don't wasting any time, we shall proceed to our topics which we will cover today. So these are the topics we shall be covering today, and these are significant figures and its 5 rules, rounding off to the desired number of significant figures in addition and subtraction, the significant figures in multiplication and division, theory of errors, precision of measurement, okay, and the error of measurements, gross error, absolute error, relative and percentage error. Okay, so these are the topics which we shall be covering today, and you should be ready for completing all these topics, and I will assure you that after covering these topics you have a greater grasp on this content. Okay, so I have written down some definition of significant figures. So first definition is the significant figures express the accuracy with which a physical quantity may be expressed. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो एक्यूरेसी बताती है कि जिसके साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 0.04 मीटर है तो ये एक्यूरेसी बता रही है, ये सारे फिगर्स जो हैं इसकी एक्यूरेसी बता रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की. ठीक है, इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं दैट डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल यही अगर ले लेते हैं तो इसमें हमें पता है कि ये जो है सारे फिगर्स, ठीक है, या सारे डिजिट्स जो हैं वो हमें एक्यूरेटली पता है कि 0.04 ही है यहाँ पे, तो इसकी एक्यूरेसी बता रही है. ठीक है, तो ये डिजिट्स क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे. यहाँ पे समझ आए बात आपको? तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये नहीं है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो 0 डिजिट्स और नॉन जीरो. नाम से क्लियर हो रहा है कि देखिए एक तो होते हैं 0 डिजिट्स यानी कि 0 होते हैं उसमें, और दूसरे होते हैं नॉन जीरो यानी कि नेचुरल नंबर्स 1 to 9. ठीक है, ये नॉन जीरो हो गए. तो इसमें एग्जांपल लीजिए 377,000 किलोमीटर. नाउ यहाँ पर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजी होए साइंटिफिक फिगर्स को आइडेंटिफाई करने में. मेन पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे देखिए, जब नोटेशन में इसको डिराइव करा हमने 3.77 लिखा तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 1, 2 and 3 ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, तो ये बहुत इजी है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना और वहां से इजीली आइडेंटिफाई करना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपने 0.000123 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, देखो ये सारे के सारे जीरो जो डिजिट्स हैं ये बिफोर हमारे नॉन जीरो हैं. तो ये जीरोस जो हैं इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट कंसीडर्ड फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हम इनको यूज नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जब हमने इसी को साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको यूज करा, ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस कर दिया 1.23 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर. अब यहाँ से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे. इसको तो हम देखते ही नहीं है, हम देखते हैं इसको आगे वाला जो पार्ट होता है. तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 and 3, तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे बच्चों S2 = 0.12004. तो यहाँ पे देखिए जो जीरोस हैं वो विद इन नॉन जीरोस आ रहे हैं, नॉन जीरो 1, 2, 4 इनके बीच में आ रहे हैं जीरो, तो ये काउंट होंगे. तो ये भी काउंट, ये भी काउंट, ये भी और ये भी. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, 5. एक और एग्जांपल देखते हैं 30.00. तो इसमें देखिए ये एक्यूरेसी बता रहे हैं जीरोस, ये वाले जीरोस जो हैं ये एक्यूरेसी बता रहे हैं इस फिजिकल क्वांटिटी की, इस पर्टिकुलर मेजरमेंट की. तो ये सारे जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज 4. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल कंसेप्ट. ठीक है, इसी के साथ हम आगे करेंगे कि क्या 5 रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके, और उसी 5 रूल्स के चलते आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास दी गई हो आप उसमें से बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स है और कौन से नहीं है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने होते हैं. ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ.
तो आपके जो 5 रूल्स है वो हम करेंगे, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे मैं 5 रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5 रूल्स कर रहे हैं जो कि हेल्प करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने में इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बहुत आसान है कंसेप्ट, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनना और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपके लिए बुक जो कंसीडर कर रहा हूँ मॉडर्न एबीसी कर रहा हूँ, तो मॉडर्न एबीसी में से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी हैं और कंसेप्ट भी हैं, ठीक है, वहीं से आपको मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल जो आता है हमारा, ठीक है, वो आपका जो है नॉन जीरो डिजिट्स के ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि मैंने बताया नॉन जीरो के ऊपर है, और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट है। इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल क्या होगा इसका 114.58, ठीक है। जितने भी डिजिट्स हैं इसमें सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके साथ हम अगला करते हैं सेकंड, ठीक है। तो आपका सेकंड जो है वो जीरो के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी साथ में कर रहे हैं, तो एग्जांपल क्या होगा कि 4008, तो इसके बीच में जो जीरो है 4 और 8 के बीच में जो जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ में आई बात, ये हमारा सेकंड रूल हो गया। नाउ अब हम जो है थर्ड रूल करेंगे, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, डेसिमल को कंसीडर करता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी मेजरमेंट जिसमें डेसिमल आता है और उसमें डेसिमल के बाद जीरो आते हैं, तो वो वाले फिजिकल क्वांटिटी के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये पर्टिकुलर बताता है ये थर्ड लॉ। तो उसके साथ मैं बता रहा हूँ आपको ऑल जीरोस, आप नोट डाउन कर लीजिए अब इसको डायरी में अपने, to the right of a decimal point all zeros to the right of a decimal point and to the left of and to the left of a non-zero digit, ठीक है, are never significant, are never significant। देखिए यहाँ पे क्या चीज बता रहे हैं वो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो वो कहता है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए 0.0097, देखिए इसमें सारी कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है नंबर, कैसे कि उसने कहा ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये जीरोस देखो हमारे डेसिमल पॉइंट के राइट में है बट लेफ्ट में है नॉन जीरो डिजिट्स के, डेसिमल पॉइंट के बाद में है लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के पहले है, तो ये जीरोस जो होंगे वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि डेसिमल से पहले वाला जीरो तो वैसे भी काउंट नहीं होता, लेकिन डेसिमल के बाद वाला जीरोस जो है, और अगर वो जीरोस सारे के सारे इकट्ठे हैं और उसके बाद हमारे नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे इस केस में है, तो इसमें क्या है कि ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से समझिए कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको मैंने यूज करा, ठीक है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन में एस डैश से आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करूंगा। एस डैश कैसे होएगा कि 9.7 × 10⁻⁻⁻³ तो इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा कि दो ही आपके फिगर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं हम, जो कि 9 और 7 है, ठीक है। तो इससे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो जीरोस हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बट बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट और नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा थर्ड रूल है
सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो इस एग्जांपल को मैं मिटा दिया। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, दो पार्ट है इसके, लिख लीजिए आप साथ साथ। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट all zeros to the right of a decimal point are significant ठीक है if they are not followed by a non-zero digits, if they are not followed by non-zero। अभी बताता हूँ, इसमें सिंपल है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। देखिए वो क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या लिया था मैंने, उसमें आपका मैंने कुछ इस तरह से लिया था 0.0092, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे डेसिमल के बाद में जो जीरोस हैं उसके जो फॉलो कर रहे हैं 92, उसके बाद फॉलो क्या कर रहा है 92, तो इसका मतलब हमारे डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस हैं उसके बाद भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। तो उसमें तो ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। बट अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो हो कि हमारा कुछ 92.00 कुछ इस तरह की हमारी क्वांटिटी हो, कुछ इस तरह का हमारे मेजरमेंट आई हो, तो उसमें क्या होगा कि ये डेसिमल के बाद वाले दो जीरोस जो हैं ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। क्यों काउंट होंगे, क्योंकि ये एक्यूरेसी बता रही है, हमारी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बता रही है दो जीरोस, तो ये काउंट जरूर होंगे, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जो भी आपके डाउट्स होते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका फ्रेंड्स भी इन सब का बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं इसी के साथ जो हमारा फोर्थ का बी पार्ट है, लिखिए ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, क्या बोल रहा है वो, थोड़ा सा मैंने गलत दिया यहाँ पे, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, देख लीजिए। इसका मतलब ये समझा रहा हूँ आपके साथ साथ, ठीक है। आपको इसका मीनिंग समझाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे हूँ मैं। तो ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। देखिए जितने भी जीरोस जो हैं लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में हैं, ठीक है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे इसमें ले लीजिए लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके बाद जीरोस हमारे आ रहे हैं, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो इस तरह से देखिए 0.7800, ठीक है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में जो था उसमें डेसिमल के जस्ट बाद में जीरो थे, बट यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद दो पॉइंट है, उसके दो फिगर्स हैं, उसके बाद दो फिगर्स जीरो किए हैं। तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, जो ये जीरोस हैं डेसिमल के बाद, ये हमारी एक्यूरेसी बता रही हैं, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे 4 पॉइंट्स। अब मैं आपका 5वां पॉइंट करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस बोर्ड पे नहीं हो सकता, तो इसको रफ करना पड़ेगा। तो हमारा ये 5th रूल भी यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट
ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो नॉन जीरो डिजिट्स होगा उसके बाद जितने जीरोस होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर आपका डेसिमल नहीं है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है और जब जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 2 है, उसके बाद वाला जीरो जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा। ये पर्टिकुलर जीरो, ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा, बट ये वाला करा जाएगा। बट ठीक है, तो समझ में आया आपको। नेक्स्ट करते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके राइट में जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी लेंथ है, ठीक है, लेंथ को मेजर कर रहा है तो लास्ट जो नियरेस्ट मीटर होगा वहां तक हमने कैलकुलेट करा और हमारा आंसर आया 4 से 20 मीटर, यानी कि 2020 मीटर आया। तो इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में क्योंकि हमारे नियरेस्ट मीटर तक हमने कैलकुलेट करा तो हमारे जितने भी जीरोस होंगे और नॉन जीरोस होंगे वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि ये तो है नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे, ये जीरो बीच में आ रहा है सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि हमारा ये नियरेस्ट मीटर का मेजरमेंट बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे के सारे जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है, ठीक है, जिसमें कि प्रॉब्लम्स के 8 पार्ट्स हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स में यही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है आपसे कि बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इन सब में। ठीक है, इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है 6729 न्यूटन। तो इसमें तो सारे नॉन जीरोस हैं, तो आपको साफ दिख रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें देखिए कि आपका जो यहाँ पर डिजिट डेसिमल के बाद का जीरो है और नॉन जीरो से पहले का जीरो है, ये वाला ये तो कंसीडर होता ही नहीं है। ठीक है, मैंने रूल के अकॉर्डिंग बताया। और डेसिमल से पहले वाले वो तो हम कंसीडर भी नहीं करते। तो हमारे कितने बचे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉन जीरोज, ये 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये जो जीरोज आ रहे हैं ये विद इन हमारे नॉन जीरोज आ रहे हैं। जो जीरोज विद इन नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारे इसमें कितने हो गए, इसमें हमारे हो गए 5 हो गए, इसमें कितने थे 4, इसमें कितने थे 2, और इसमें कितने होंगे देखिए, इसमें क्या है कि हमारी 2.520 इंटू 10⁻⁷ मीटर। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी एक्यूरेसी बता रहा है ये पर्टिकुलर जीरो। तो इसमें क्या है, हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद में अगर कोई जीरोस आ रहे होते हैं, ठीक है, वो जीरोस जो डेसिमल के बाद में होते हैं और नॉन जीरोस के भी बाद में होते हैं। देखिए ये डेसिमल के बाद में है और ये 2 नॉन जीरोस के बाद में है ये जीरोस, तो ये भी क्या है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें कितने होंगे 4। नाउ इधर देखिए, आप इधर भी देखिए, तो ये जीरो नहीं काउंट होएगा, ये जीरो नहीं काउंट होएगा एज पर द रूल। ये काउंट है, ये काउंट है, ये काउंट है और ये भी काउंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेसी बता रहा है हमारा ये पर्टिकुलर जीरो। तो इसमें कितने हो गए 4 हो गए। अच्छा, इसमें कितने हो गए, इसमें 2 हो गए, 4200 है। ठीक है, तो ये 2 नॉन जीरोस काउंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है और नॉन जीरोस के बाद में आ रही है जीरोस, तो काउंट नहीं होंगे। ये इसमें कितने हैं 3 होंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3। नाउ यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग केस है, मैंने आपको बताया था कि जो भी जीरोस हैं डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, ठीक है, और हमारी एक्यूरेसी बता रहे हैं, तो ये डेसिमल के बाद में आ रहे हैं और इस पर्टिकुलर मेजरमेंट की एक्यूरेसी बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये काउंट होंगे। तो इसमें कितने होंगे 5। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो है ना आसान। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर नोट डाउन करना है तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। हमारा यहाँ कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया कुछ एक मेजरमेंट करने के बाद, फॉर एग्जांपल एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उसके बाद जो रिजल्ट है हमें उसको लिमिट करना है टू द गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए हमारा रिजल्ट आया 5 डिजिट्स का, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें लिमिटेशन है कि हमें अपना आंसर को एक्सप्रेस करना है विद 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम उस 5 नंबर्स 5 डिजिट्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर राउंड ऑफ कर डालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए रूल क्या कहता है कि ड्रॉपिंग वन और मोर डिजिट टू द राइट। हमें क्या करना है, सिंपल सा यूज करना है चीज कि एक या एक से ज्यादा डिजिट्स को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अगर 5 है तो 2 डिजिट ड्रॉप करनी पड़ेगी, अगर 4 है तो 1 डिजिट ड्रॉप करनी पड़ेगी। बट हम ये करेंगे कैसे, इसको डिफाइन करने के लिए एक रूल है कि व्हेन द फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, जो हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, वो लेस देन 5 है, तो हमारे जो लास्ट डिजिट हम वहीं पे रखेंगे, रिमेन रहेगी, शुड रिमेन अनचेंज्ड एंड व्हेन इट इज 5 और मोर। अगर लास्ट जो हम हटा रहे हैं वो 5 है या 5 से ज्यादा है तो उसमें एक डिजिट को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, ताकि जब राउंड ऑफ करें तो उसमें एक डिजिट, एक 1 नंबर ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 43.46 है और हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए 3, ठीक है। यहाँ पे क्या 38.32 है, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड नंबर्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो 3 चाहिए। तो दोनों में हम दिख रहे हैं हमें कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 3। तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये 6 जो है ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 2 जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रॉप करेंगे, बट हमने देखना है कि इससे जो जस्ट पहले एक नंबर है, एक डिजिट है, उसके ऊपर कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 है तो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो वहां पे रूल क्या कहता है कि इसके पहले वाला जो डिजिट है उसको एक नंबर बढ़ा दीजिए। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 43.5। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 38.3। यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे 5 से कम है, क्योंकि यहाँ पे 5 से कम है, इसलिए 38.3। तो बहुत आसान सा सब यहाँ पे कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट करते हैं और इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, आगे करेंगे इसके। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका रूल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रूल लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है वो रूल, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। डू नॉट रिटेन अ ग्रेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रिजल्ट कंप्यूटेड फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देन इन द ऑब्जर्वेशन व्हिच हैज फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी कि इसको एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं रूल तो आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवा दिया, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि वो कहता है कि एग्जांपल लीजिए 428.5, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, ठीक है, 4 है ना। दूसरा है 17.23, इसको एडिशन करना है, तो हमने ऐड करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, ठीक है। तो वो क्या रूल क्या कहता है कि जब आप उसको ऐड कर लो तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स लिमिटेशन रखनी है। कितनी लिमिटेशन रखनी है कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होने चाहिए, ठीक है, वो नॉट मोर देन, यानी कि जो हमारा सबसे छोटा वाला है ना, कि हमारा सबसे छोटा जिसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा छोटा नंबर कौन सा है, ये है ना छोटा नंबर, ये देखो ये तो बड़ा है 428.5। अब ये 17.23 जो छोटा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। तो हमारे आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 3 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये हो गया हमारा 15, 1 के ऊपर 4 और ये 4, तो हमारा ये 445.73 हो गया। अब इसमें कितना हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर लाना है अपना। तो हमारा जो टोटल रिजल्ट होगा हमारा, ठीक है, विद लिमिटेशन, वो क्या होगा
उसमें कितने होंगे, उसमें सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें हमें एक नंबर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ दिख ही रहा है साफ साफ ये 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। बट ये 3 क्या है, ये हमारा 5 से छोटा है, तो हम इसको ड्रॉप करने के साथ साथ 7 में 1 इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिजल्ट विद लिमिटेशन 445.7, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया ये, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं एक, ठीक है। तो इसमें इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 428.5 माइनस 17.23, ठीक है, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे, माइनस कर डालेंगे, 10 में से 3 7 आ गया, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, नाउ 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे तो 4 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 411.27। बट ये हमारा विदाउट लिमिटेशन था, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा विद लिमिटेशन क्या होगा, लिमिटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम, तो राउंडिंग ऑफ के बाद रिजल्ट क्या आएगा, तो उसमें एक नंबर ड्रॉप करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द लास्ट रिजल्ट शुड बी नॉट ग्रेटर देन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, तो इससे ज्यादा हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आने चाहिए रिजल्ट में। तो हमारा आंसर तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रिजल्ट, तो हमें 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा। इस 7 को ड्रॉप करेंगे तो ये वाला जो नंबर है 2, इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा 7 जो है 5 से बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 411.3, 411.3। तो आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ में आया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट रूल करते हैं हम, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप इसका रूल लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल से बता दिया है। ठीक है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम, एंड डिवीजन, ठीक है। तो अभी देखिए कि हमारा कि मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे रूल लिखवा रहा हूँ इस बार, ठीक है, रूल लिख लीजिए। डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, डू नॉट रिटेन ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, डू नॉट रिटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फिगर्स इन अ रिजल्ट, किसी रिजल्ट में, ठीक है। रिजल्ट कौन सा, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद में आ रहा है, ठीक है। देन द लास्ट लीस्ट नंबर ऑफ, देन द किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि जो हमारा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द data, in the data from which the result is computed, from which the result is computed, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, और समझता हूँ कि आपको उसे ज़्यादा समझ में आया होगा, मतलब आ जाएगा आपको। क्या है कि हमारा एग्जांपल है कि आप मल्टीप्लाई करिए 312.65 इंटू 26.4, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करिए विद ड्यू रिगार्ड्स। देखिए आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा, विद ड्यू रिगार्ड्स, ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ध्यान देना है, रिगार्ड करना है टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और उसने क्या कहा है कि डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ रिजल्ट, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डेटा फ्रॉम विच द रिजल्ट इज कंप्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि
312.65 जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, और आपका दूसरा है 26.4। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ रहा है 8253, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना है 0.960, ठीक है, 8253.960। तो अभी इसमें क्या करना है देखिए, ठीक है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करने पड़ेंगे। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप पूछ रहे होंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो सेकंड नंबर है, उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने हैं? 5। तो उसने क्या कहा है, जो ऐसा नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, उस नंबर से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे रिजल्ट में नहीं होने चाहिए जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं एज पर द रूल। तो हमारा इसमें कितने? 3 लाने पड़ेंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, हमें 4 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 2 5, और यहाँ पे ये तो काट दीजिए। देखिए 3 को हम जब यहाँ पे करेंगे राउंड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर सिर्फ 825 लिख देंगे, मान लीजिए हम 825 लिखते हैं, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा क्या है, हमारी वैल्यू है 8253। डेसिमल के बाद वाले हटा दो, 8253, यानी कि हमारा जो है थाउजेंड्स में रिजल्ट आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? थाउजेंड्स में। तो अगर इसके बाद हम 0 लगा देते हैं, क्यों 0 लगाया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 है, 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 0 लगा दिया, तो उसके बाद देखो ये थाउजेंड्स में आ गया रिजल्ट, ठीक है, आ गया ना थाउजेंड्स में रिजल्ट, हंड्रेड्स में तो नहीं आया ना, थाउजेंड्स में आ गया। तो इस तरह से हम जब यहाँ पे 3 की जब 0 लगा दिया राउंड ऑफ करके, तो हमारा ये क्या करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ गया आंसर, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे कि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए। अब यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। अब आप कहोगे 4 डिजिट्स हो गए, नहीं, इसमें अभी भी 3 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। क्यों? क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर 0 जो है आफ्टर द नॉन 0 डिजिट्स आ रहा है, तो ये काउंट नहीं होएगा। बट इस 0 से हमारा जो आंसर है वो थोड़ा एक्यूरेट हो गया, ठीक है, वो हमारा रैशनल नंबर, रैशनल आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि लॉजिक देखो ना, आपका थाउजेंड्स में होना चाहिए, तो 0 तो ये यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कैलकुलेट नहीं हो रहा। बहुत आसान है ये, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बट इसके साथ हम एक डिवीजन वाला भी करेंगे ताकि आपको और क्लियर होए, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। रूल तो यही रहेगा आपका, एक डिवीजन का और करेंगे, लेकिन तो वो कहता है डिवाइड 2.5, ठीक है, 2.5 into 10 raised to the power 5 by 4.75 into 10 raised to the power 3, ठीक है। आप इसको खुद पे कर लेना घर से, ठीक है, क्या आंसर आएगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। जो हमारा आंसर आएगा, जब 2.5 into 10 raised to the power 5 को हम डिवाइड कर देंगे 4.75 into 10 raised to the power 3 से, तो आंसर जो आएगा हमारा 52.6316, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो 52.6316 हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए? देखिए सेम इसमें वही है कि हमारा सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर कौन सा है, ये, क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर में सबसे कम यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमें अपना आंसर जो है यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट तक राउंड लेके आना है। तो देखिए ये सारे डेसिमल के बाद कितने हैं, जो भी है उसको हमें एलिमिनेट कर डालना है, ठीक है, और हमें सिर्फ 2 नंबर्स रखने हैं। बट हमें राउंड ऑफ में याद रखना है कि जो लास्ट डिजिट रहना चाहिए वो या तो सेम रहेगा या फिर 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। 1 नंबर इंक्रीज तब होएगा जब इसके पहले वाला, जस्ट इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर जो आएगा ये 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा हमारा आंसर, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे एज पर द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। बहुत आसान सा है, आपको इस तरह के कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जो कि आप सोल्व कर सकते हो अपने फ्री टाइम में। तो इसी के साथ में हम आगे करते हैं थ्योरी ऑफ एरर्स। थ्योरी ऑफ एरर्स, ठीक है। मजा आ रहा है ना? देखिए मजा आना चाहिए क्योंकि मेरी थीम यही है, ठीक है, वेयर यू विल लर्न विद फन। तो मजा जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब नेक्स्ट करेंगे थ्योरी ऑफ एरर।
थ्योरी ऑफ एरर्स, ठीक है। दूसरा पेन लेते हैं। देखिए थ्योरी ऑफ एरर जो है दो अजम्पशन से बनी है, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू अजम्पशंस। देखिए थ्योरी ऑफ एरर जो है हमारे दो अजम्पशन से बनी है, वो दो अजम्पशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसके मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वन क्या कहता है, डेट every observer performing an experiment, कि कोई भी ऑब्जर्वर है जो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। एनी ऑब्जर्वर जो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है इज केयरलेस, वो कहीं ना कहीं केयरलेस है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। एंड इज दस लायबल टू कमिट मिस्टेक, ठीक है। और वो मिस्टेक कर सकता है, ठीक है। समझ में आया कि भाई मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो परफेक्ट से परफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं छोटी से छोटी गलती जब वो मेजरमेंट कर रहा होगा कर ही देगा, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक तो होती ही है, ठीक है। इंसान क्या है, गलती का पुतला है, गलतियां कर करके सीखता है। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है, जो कि किसी क्वांटिटीज के साथ रिलेट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलती करेगा और उस गलती करने से कुछ एरर्स क्रिएट होंगे। उसी एरर्स के होने की वजह से ये थ्योरी बनी, इसका नाम रख दिया हमने थ्योरी ऑफ एरर्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटी सी थ्योरी है। दूसरा एग्जम्पशन पढ़ते हैं, क्या कहता है दूसरा एग्जम्पशन। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारी मशीन्स आ जाएगी, जो हमारी मेजरमेंट के लिए हमने इक्विपमेंट्स रखे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स की वजह से हमारी एरर आया है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आया, कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो रहा है। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है, नोट डाउन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। दैट एवरी इंस्ट्रूमेंट used in an experiment ठीक है is defective to some extent, कि कहीं ना कहीं वो डिफेक्टिव तो होगा ही होगा, ठीक है, तभी तो एरर क्रिएट हो रहा है। आगे करते हैं। Hence the observation made with an instrument, कि किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट उसमें क्या है, क्या होगा, उसमें has got some inherent error, कि उसमें कहीं ना कहीं inherent error आ जाएगा। इनहेरेंट क्या होता है यहाँ पे, इनहेरेंट तो देखिए कि आपके किसी चीज के अंदर वो पहले से मौजूद है, ठीक है। कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, कोई वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम मेजर कर रहे हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। लेट दिस फिजिकल क्वांटिटी बी हीट, ठीक है। ये क्वांटिटी हीट है जिसको हम जूल में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम जब मेजर कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, डिफॉल्ट है उसमें, कि हमारी जो वैल्यू आ रही है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन की मेजरमेंट आ रही है, उसमें कुछ एरर आ रहा है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है कि उसमें कुछ इनहेरेंट एरर, उसमें पहले से कुछ खराबी है, इनहेरेंट एरर है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। बस ये थ्योरी ऑफ एरर्स है, ठीक है। और इसको हम प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, ये हमें प्रिसीजन भी बताती है, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। मतलब थ्योरी ऑफ एरर समझ में आ गया तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हर एक मेजरमेंट जो होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रिसीजन होगा, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकती, ठीक है।
कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिसीजन वैल्यू होएगी, ठीक है, कि हम बताते हैं कि ये इतने डिजिट तक एक्यूरेसी है इसकी, ठीक है, इतने परसेंटेज तक ये प्रिसाइज है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने डिक्टेट भी कर दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझ के आगे चल रहा हूँ। तो हम एक और यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो कभी कभार हमें क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन होता है या हमें नहीं पता कि एरर और मिस्टेक क्या अलग अलग चीज़ हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये एरर और मिस्टेक दो अलग अलग चीज़ है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। तो मिस्टेक क्या यहाँ सिग्निफिकेंट कर रही है? मिस्टेक बता रही है ग्रोस एरर। तो ग्रोस एरर्स वो होते हैं जिन्हें कि एक ऑब्जर्वर, एक एक्सपेरिमेंटर उसको करता है, ठीक है, विद द केयरलेसनेस, ठीक है। जब उसको केयरलेसनेस होती है, जब वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा केयरफुली, तब वो ये एरर कर डालता है, जिसको हम मिस्टेक कहते हैं। और इसे अवॉइड भी करा जा सकता है अगर वो अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है, और ज़्यादा केयरफुली रिकॉर्ड करेगा ऑब्जर्वेशन को, तो वो ये एरर हटा सकता है, अवॉइड कर सकता है। तो इस ग्रोस एरर को हम मिस्टेक कहते हैं। एंड सिंपली एरर, जो एरर होता है वो एक लिमिट बताता है कि हमारी जो इस कैलकुलेशन है इस पर्टिकुलर मेजरमेंट की, वो मतलब कि एक लेफ्ट लिमिट टू राइट लिमिट के बीच में लाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ करेंगे तो हम एक लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है, और एक हायर लिमिट लेंगे। अब ये लोअर लिमिट और हायर लिमिट हम ये बताएगा कि इसके बीच में हमारी एक्चुअल मेजरमेंट है, ठीक है। तो हम इसमें ये बता रहा है कि हमारी एक्यूरेसी कहाँ तक है उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को लेकर। तो एरर यहाँ सिग्निफाई करता है कि हमारी क्या लिमिट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को लेकर, ये एरर है हमारा। तो अब टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, कई तरह के एरर, मतलब 3 ब्रॉडली कैटेगराइज कर रखा है हमें। तो 3 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं एरर्स की, वो कौन कौन सी है? वो है कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। तो कांस्टेंट एरर्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपका वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर आपको बता दो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सिलेंडर की लेंथ को मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर पे। तो उसमें क्या है कि उसके स्केल पे 1 मीटर जब आता है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो 1 मीटर नहीं होता, वो रियलिटी में 0.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप ये समझ लिए, ठीक है। तो उस पर 1 मीटर जो दिखा रहा है वो हमारा क्या है, इसको ये तो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल में 0.9 सेंटीमीटर है। मतलब हमने मेजर करा 1 सेंटीमीटर आया, हमारे अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है? 0.9 सेंटीमीटर है। तो हम जितनी बार हम उसको करेंगे, यानी कि जितनी बार 1 सेंटीमीटर से ऊपर होगा तो ये कांस्टेंट एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, तो एक हो जाएगा, यहाँ पर 1.8 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो कितना होएगा हमारा? 0.9 इंटू 3 2.7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। 4 सेंटीमीटर होगा तो 3.6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कांस्टेंट एरर है जो कि हर सक्सेसिव सेंटीमीटर के साथ इंक्रीज हो रहा है, हर सक्सेसिव सेंटीमीटर की लेंथ इंक्रीज होती है, तो उसमें 0.1 जो है वो हमारा एरर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0.1 का है, यहाँ पे 0.2 का हो गया, यहाँ पे 0.3 का एरर हो गया, यहाँ पे 0.4। तो हर एक सक्सेसिव मीटर के साथ हमारा एक कांस्टेंट एरर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट एरर। नाउ अब आंसर हम आएंगे सिस्टमेटिक एरर्स पे, इसमें आएंगे सिस्टमेटिक एरर्स पे। देखिए सिस्टमेटिक एरर्स 4 टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप है सिस्टमेटिक एरर्स के। फर्स्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स होते क्या हैं? सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं ना, वो एक ही साइन के होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे साइन के एक ही होते हैं, यानी कि अगर एरर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही होगा सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। ये देखिए हमारे एक्सपेरिमेंटर की वजह से हो सकता है, ठीक है,
जो ऑब्जर्वर है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, बार बार वो कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल स्क्रू को टाइट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने से पहले स्क्रू टाइट कर रहा है, बट हर सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन के साथ वो स्क्रू को अनइवनली टाइट कर रहा है, यानी कि एक बार ज़्यादा टाइट कर दिया और नेक्स्ट टाइम उसने थोड़ा कम टाइट करा। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो कहते हैं पर्सनल एरर्स, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर्स, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि हम जो है थोड़ा ध्यान देके कि हमें कितना स्क्रू टाइट करना है, ठीक है, हम उस पर उसको कैलकुलेट कर लें और उतना ही उसको टाइट करें। और या फिर हम ये हो सकता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन के दौरान जो हमारी वायर है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल है, जो कि स्क्रू गोज से हम या फिर वर्नियर कैलिपर से हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें अनइवनली एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए अनइवन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है, ये एरिया तो है लेकिन ये अनइवन है। तो इस तरह की वायर जो होगी उसमें ऑटोमेटिक एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन जो है उसका कांस्टेंट नहीं है विद द लेंथ। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर है कि जिसमें कि हमारा इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर क्रिएट हो रहा है, यानी कि सोर्स ऑफ एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो सिस्टमेटिक एरर्स में सोर्स जरूर होगा, और अगर उस सोर्स को हमने पहचान लिया तो उस सोर्स के चलते हुए हम ध्यान देके उस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वर्नियर कैलिपर बताया, उसमें हम टाइट कर रहे हैं स्क्रू को तो वो प्रॉपरली नहीं कर रहे, अनइवन नहीं कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगा वो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एरर, पर्सनल एरर, कि हम जो है यहाँ पे जब हम मेजर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी में हम मतलब कि ज़्यादा टाइट कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन एरर आया। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की पर्टिकुलर पहले से डिफॉल्ट है। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर आप लेना चाहो तो जीरो एरर आता है, ठीक है। कोई वेइंग मशीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो जीरो दिखा रही है बट एक्चुअल में वो जीरो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कोई मशीन है, ठीक है, वो उसको जीरो पे करा हमने लेकिन वो 0.1 kg बता रहा है, तो वो जीरो एरर हो गया। इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर। ऑब्जर्वेशन एरर कि हमने क्या करा, टाइट जो स्क्रू गोज है उसको टाइट कर दिया, कभी ज़्यादा कभी कम टाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी वजह से एरर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर हम सही तरीके से उसको टाइट करें, ठीक है, तो हमारा ये एरर नहीं होगा, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज का एरर जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस जो हैं कभी कभार ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है, अनइवन प्रेशर एंड टेम्परेचर होना चाहिए, हो जाता है कभी कभार हमारे एक्सपेरिमेंट कंडीशंस में, तो वहाँ पे ये एरर क्रिएट हो जाते हैं, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर्स हैं, ठीक है। इसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक अगर हम इस सोर्स को पहचान लें, ठीक है, और कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दें हम अपने लेबोरेटरी में, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंटल स्पेस में, जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है हम उसको कॉन्स्टेंट रख पाएँ, ठीक है, तो ये एरर भी एलिमिनेट हो सकता है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन देखिए एरर जो होते हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, वो इम्परफेक्ट होते हैं, वो कंडीशंस यहाँ पर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको वो होते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हीट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, हम एक हीट लॉस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इन कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का एग्जांपल ले लीजिए आप, आपको आगे समझ में आएगा कैलोरीमेट्री में कैसे हम करते हैं। हम इसमें कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं तो उसमें लॉस ऑफ हीट हो जाता है, ठीक है, और उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो एरर आता है हीट के मेजरमेंट में। जो एरर आता है हीट के मेजरमेंट में वही हमारा एरर होता है, ठीक है, बट वो उसका क्रिएशन कहाँ से हुआ, वो हुआ कैसे, वो एक्चुअल में सोर्स उसका लॉस ऑफ हीट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन वो एरर्स हो गए जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो सिस्टमेटिक एरर और कांस्टेंट एरर कंप्लीट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ रैंडम एरर, देखो रैंडम एरर क्या होता है, इसको हम चांस एरर भी कहते हैं, बाय चांस होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो एक वायर है, उस वायर के एरिया क्रॉस सेक्शन को मेजर कर रहा है, बट कभी उसकी वैल्यू A1 आती है, अगली बार उसकी A2 आती है, अगली बार उसकी A3 आती है, अगली बार उसकी A4, यानी कि हर सक्सेसिव मेजरमेंट उसकी डिफरेंट आ रही है फ्रॉम द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। तो इस सिनेरियो में
वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भैया ये कैसे हो रहा है, हर एक मेजरमेंट के साथ नई कैलकुलेशन नई वैल्यू आ रही है, बट एक्चुअल में जो वायर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसका क्रॉस सेक्शन मैं मेजर कर रहा हूँ, वो तो सेम है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसका वो अनइवन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अनइवन क्रॉस सेक्शन की वजह से हर सक्सेसिव मेजरमेंट डिफरेंट आएगी। तो इसमें वो कर क्या सकता है कि वो अरिथमेटिक मीन ले लेगा इन सारी ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। लेट्स से वो कहता है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड मान लीजिए वो n ऑब्जर्वेशन लेता है अप टू an, तो इसका वो अरिथमेटिक मीन जब लेगा डिवाइडेड बाय n कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मीन, ठीक है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मीन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a बार इज इक्वल टू समेशन साइन i1 to n, ठीक है, ai और 1/n बार a बार, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं कि a बार जो हमारा मीन हो गया 1/n समेशन साइन i1 to n ai। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन जब निकाल लेते हैं कई सारी कैलकुलेशंस का, कई सारी वैल्यूज का, तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। यहाँ से हम रैंडम एरर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रैंडम एरर को करेंगे डिलीट। सब्जी लेंगे आपको। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना टाइप ऑफ एरर कंप्लीट हो गया, तो अब इसके साथ नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के बारे में अब पढ़ते हैं। बहुत ही आसान चीजें हैं ये, ठीक है, और मैं आपको बड़े आसानी से इसको समझाऊंगा। देखिए एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या होती है कि हम कुछ वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वर की जो मेजरमेंट होती है उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअल बता रही है कि फॉर एग्जांपल 5.3 मीटर की कोई लेंथ है, तो 5.3 मीटर जो होगी हमारी वो होगी ट्रू वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटल इसको कैलकुलेट करता है, वो इसको कैलकुलेट करके बताता है 5.4 मीटर। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो है उसको जब हम डिनोट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो माइनस में नहीं करेंगे, ठीक है, हम उसका मोड लेंगे। तो इसका मॉड्यूलस ऑफ दिस वैल्यू इज डिफरेंस, वो क्या होगा 0.1 मीटर होगा। समझ में आया। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर सिंपल है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कितना है, यहाँ पर 0.1 मीटर है, लेकिन हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है 5.3। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी इन द फ्रैक्शन, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी रिलेटिव एरर। बट इसी चीज को हम रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ये रिलेटिव एरर हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो हमारा ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो इसको एग्जांपल के साथ यहाँ समझेंगे, प्रॉब्लम सिनेरियो लेके। यहाँ पर क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट एरिया इज 25.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो ब्रेड्थ वो कह रहा है कि 16.8 सेंटीमीटर respectively have been measured in an accuracy with 0.1 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक्यूरेसी कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि एक्यूरेसी बता रहा है कि इतना गड़बड़ी हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये हमारी एक्यूरेसी है, यानी कि हमारा इतना क्या है एब्सोल्यूट एरर है, 0.1 सेंटीमीटर एक तरह से क्या है एब्सोल्यूट एरर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक है, इन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें सिंपल सा देखना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है हमारा एरिया। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट लगाने के लिए डेल्टा कर देंगे, डेल्टा से चला जाएगा अंदर, तो डेल्टा ए बाय ए, यानी कि हमें रिलेटिव एरर का फॉर्मुलेशन लाना है यहाँ पे। तो डेल्टा ए बाय ए, तो यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बट हमें परसेंटेज एरर ही चाहिए, हमें क्या चाहिए परसेंटेज एरर ही चाहिए। तो यहाँ पे इंटू 100, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय वी वी इंटू 100, ठीक है। तो याद रखना परसेंटेज एरर जो होता है हमेशा ऐड हो जाता है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का केस है।
तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, हमें यही चाहिए परसेंटेज एरर इन 100। तो हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ठीक है, हमारा वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। देखो डेल्टा एल क्या है, एक्यूरेसी हमारी, एब्सोल्यूट एरर है हमारा जो कि 0.1 है, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 25.2 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस डेल्टा बी बाय क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 16.8 इंटू 100, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हमारा आंसर आएगा 0.4 परसेंटेज प्लस 0.6, यानी कि इसको कैलकुलेट करा 0.4 आ गया और इसको 0.6, तो हमारा टोटल क्या आ गया 1%, 1.0 परसेंटेज हमारा एरिया के अंदर परसेंटेज एरर आ गया। तो बहुत एग्जाम्पल इजी था, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ऐसी एग्जाम्पल अगर मैं करूं जिसमें कि डेंसिटी है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसमें क्या होगा कि इसको डेंसिटी को आप रो से डिनोट कर दीजिए, जो डेल्टा रो बाय रो है, ठीक है, रो से डिनोट नहीं करते बट इसको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो कि आपको डेल्टा एम पता है, डेल्टा वी पता है और एक्चुअल मास पता है, एक्चुअल वी पता है। फॉर्मूले में पुट करके आप डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, रिलेटिव एरर निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो और अपने आंसर्स लिख सकते हो। बहुत आसान सा ये, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी कंसेप्ट मैंने आज पढ़ाए, ठीक है, कंटेंट्स आपको जो शुरुआत में लिखवाए थे वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। और इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना मन लगाए रखिए ताकि हम इस तरह से कवर करते जाए सिलेबस। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।